हेलो माय डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th लाइफ प्रोसेस चैप्टर का न्यूट्रिशन टॉपिक, और इसमें आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जिसे हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में पढ़ते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के बारे में यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया गया था। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट को आसानी से पढ़ने के लिए, इजीली पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसे दो पार्ट्स में बांट देते हैं। एक पार्ट को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसमें हम लोग सभी डाइजेस्टिव पार्ट्स के बारे में बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में जानते हैं। और दूसरा पार्ट जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, ग्लैंड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग टू पार्ट्स में बांटेंगे। एक पार्ट हमारा हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल। ओके, एलिमेंट्री कैनाल। एक पार्ट को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के रूप में बांट देंगे, और दूसरे पार्ट को हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के रूप में बांट देंगे। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के रूप में एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, इसके बारे में सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या होते हैं कि जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी वो पार्ट्स जो किसी न किसी तरह से डाइजेशन से जुड़े हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये फिगर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। इस पिक्चर में आपको हर एक चीज़ क्लियर होने वाली है। और दूसरा जो बात होता है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है ये फंक्शनल होते हैं। ये इन्हीं का जो है मेन रोल देखा जाता है डाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, इनके द्वारा क्या होता है कि स्पेसिफिक एंजाइम्स सेक्रेट्स किए जाते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, आप लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में, और 10th क्लास में भी आगे आप लोग पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो स्पेसिफिकली जो है हार्मोन सेक्रेशन में हेल्प करता है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो स्पेसिफिकली एंजाइम से रिलेटेड होते हैं, वो एंजाइम सेक्रेट करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स के बारे में हम लोगों की यहाँ पर बात होगी, वो स्पेसिफिकली किसके लिए बात होगी, तो वो यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात होगी, जो सेक्रेट्स क्या करेंगे, एंजाइम्स करेंगे। और ये ग्लैंड्स कहाँ पर हैं, लोकेशन इनका क्या है, तो इसी एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स में इनका लोकेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देख लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो शुरू कहाँ से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर समझते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आप लोग शॉर्ट में जो है एसी भी बोल सकते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट यानी शुरू कहाँ से होता है एलिमेंट्री कैनाल, इस चीज़ को समझिए। इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पर ये जो फिगर है हमारा वो किस तरह से है, तो साइड व्यू है। साइड व्यू कहने का मतलब अगर इस तरह से कोई आदमी खड़ा हो, उसको साइड से देखा जाए तब ये फिगर आपको जो है इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो ये साइड व्यू है एलिमेंट्री कैनाल का। इसमें चलिए देखते हैं, हर एक चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले जो बेसिक पार्ट है वो क्या है, माउथ। ठीक है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है वो कहाँ से होता है, माउथ से शुरू होता है। ठीक है, अब ये माउथ आप क्या समझते हैं, माउथ के बारे में आप क्या समझते हैं, तो आप जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं या जो आप बोलचाल में और आम जीवन में जो आप समझते हैं माउथ, वो नहीं है। माउथ क्या है, बायोलॉजिकली जो लिप्स है, ठीक है, ये आपका अपर लिप्स है और ये लोअर लिप्स है, ऊपर के होंठ और नीचे के होंठ, इस दोनों के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, माउथ बस उतना ही है। इस बात को समझ लीजिए, यही क्या है, हमारा माउथ है। ठीक है, अब इस माउथ के जब हम अंदर चलते हैं तो एक कैविटी बनता है, एक स्पेस बनता है, और इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे के पूरे कैविटी को हम लोग बकल कैविटी या इसको हम लोग ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बकल कैविटी भी बोल सकते हैं और कहीं कहीं आपको ओरल कैविटी भी देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है वो माउथ है। माउथ कहाँ पर है, तो अपर और लोअर लिप्स के बीच के स्पेस को हम लोग माउथ बोलते हैं।
माउथ ओपन हो जाता है, वो खुल जाता है एक बड़े से स्पेस में, एक बड़े से कैविटी में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बकल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, ये कैविटी, ये स्पेस बन कैसे रहा है, तो हमारे दोनों तरफ क्या है, चिक्स हैं, गाल है, ठीक है, और नीचे ये हमारा एक बोन होता है वो है, और ऊपर से फ्लोर है, इसके द्वारा एक पूरा का पूरा कैविटी बन रहा है, बकल कैविटी। अब इस बकल कैविटी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं जिसके बारे में, जैसे कि इस बकल कैविटी में क्या क्या है, तो इस बकल कैविटी में देख लीजिए आपका टीथ प्रेजेंट है ना, टीथ, इस टीथ का भी हेल्प होता है डाइजेशन में, है ना, मैकेनिकल डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। क्लियर है। इसमें आपका क्या है, टंग है, टीथ के अलावा इसी बकल कैविटी में आपको टंग भी है, ठीक है, दांत है, जीभ है, ये सारे हैं। उसके बाद इस बकल कैविटी में कुछ ग्लैंड्स भी हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। ओके, यहाँ पर मैं लोकेशन भी बताते जा रहा हूँ कि किस पार्ट में कौन से ग्लैंड लोकेटेड है और उसका क्या रोल है, तो वो उस पार्ट को हम लोग डाइजेशन में देखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, तो बकल कैविटी में आपको क्या क्या चीज़ प्रेजेंट मिल रहे हैं, तो यहाँ आपको टीथ मिल रहा है, टंग मिल रहा है और सैलिवरी ग्लैंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे इस पार्ट को। देख लीजिए, ये जो हमारा ये है ऊपर वाला भाग बकल कैविटी का, और नीचे वाला भाग, नीचे वाला जो भाग है ये तो बोन है, ठीक है, ये हमारा ये बोन है, और ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैलेट। और इस आगे वाले भाग को, पैलेट के आगे वाले भाग को हम लोग हार्ड पैलेट बोलते हैं, और इस पैलेट के पीछे वाले भाग को हम लोग सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। खैर, उन सब चीज़ों से आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, बस ये समझना है कि ये जो पैलेट है, इसका जो अंतिम सिरा है, एंड पार्ट है, वहाँ पर एक फूला हुआ, एक लटका हुआ स्ट्रक्चर होता है, बेल शेपेड, घंटी की तरह का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओब्यूला बोलते हैं। ठीक है, इस ओब्यूला का फंक्शन क्या है, तो ये प्रिवेंट करता है, किस चीज़ को प्रिवेंट करता है, तो फूड को किस में जाने से, फूड को किस में जाने से, तो फूड को इस ट्रैकिया में जाने से, है ना। जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं, खाना नहीं खाते हैं, उस समय इस एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, नाक से, हमारे नाक से एयर जो है इधर से पास करते हुए वो हमारे ट्रैकिया में चला जाता है, और ये ट्रैकिया लंग्स में खुलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो वो भोजन जो है, वो फूड इस बकल कैविटी से होते हुए वो फूड पाइप में उसको आना है, स्टोमक में आना है। तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो ओब्यूला होता है, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाता है, ये इधर की ओर चला जाता है। तो ये इधर की ओर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो एंट्री है ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो जो फूड है वो नेजल कैविटी में, यानी हमारे नाक में नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता है, हमारे नाक में अगर जाता, तो आप इमेजिन कीजिए हमें कितना प्रॉब्लम होता, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग सड़क गए। तो ये सड़कने वाला काम जो है, इसको रोकने का काम कौन करता है, ओब्यूला करता है। जब हम सांस लेते रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो उस टाइम में ये ओब्यूला हमारा लटका हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही हम भोजन करेंगे तो ये ओब्यूला जो है अपना डायरेक्शन बदल लेगा, वो इस रास्ते को बंद कर देगा। इस रास्ते को बंद करने के कारण क्या होगा कि फूड जो है वो हमारे नाक में नहीं जाएगा। क्लियर है। चलिए, इस ओब्यूला का फंक्शन आप समझ गए। अब चलिए इस बकल कैविटी के बारे में समझ गए, ओब्यूला क्या है, इसका रोल क्या है वो समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। इस बकल कैविटी से जब आप आगे चलेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर फेरेंक्स दिखेगा। क्या दिखेगा, फेरेंक्स। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फेरेंक्स है। अब फेरेंक्स में 3 पार्ट है। ठीक है, फेरेंक्स में 3 पार्ट है। देखिए, ये नेजल कैविटी, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, हमारा जो ये नाक का ये जो छेद आप देख रहे हैं, होल देख रहे हैं, इसको हम लोग एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं। और ये अंदर जाता है और एक कैविटी में खुल जाता है, एक बड़ा सा स्पेस है। इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं। एक बड़ा सा कैविटी है, इसको हम लोग नेजल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इस नेजल कैविटी, ये जो नेजल कैविटी है, इधर से एयर पास करेगा। क्या पास करेगा, एयर पास करेगा। तो फेरेंक्स में जो नेजल कैविटी है वो आगे जाके खुल जाएगा, किसमें, नेजोफेरेंक्स में। तो फेरेंक्स में 3 पार्ट है। एक तो आपका नेजोफेरेंक्स है, नेजोफेरेंक्स से खास करके स्पेशली फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट होगा, एयर इधर की ओर जाएगा। सेकेंड पार्ट आपका होता है ओरोफेरेंक्स। फेरेंक्स इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर। ओके, फेरेंक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है आपका, ओरोफेरेंक्स। तो ओरोफेरेंक्स कहाँ है पर, तो ये देख लीजिए, ये जो स्पेस आप दिख रहे हैं ये ओरोफेरेंक्स है।
ओके। तो ये जो ओरोफैरिंक्स है आप देख सकते हैं कि ये एक कॉमन पैसेज बना रहा है, एक कॉमन पाथवे बना रहा है। किसके किसके लिए? तो इधर से एयर आ रहा है और इधर से बकल कैविटी से होके फूड भी जाएगा। तो फूड और एयर दोनों के लिए ये कॉमन पैसेज बनाता है। ठीक है, ओरोफैरिंक्स जो है ये कॉमन पैसेज है, एक कॉमन रास्ता है। किसके लिए? बोथ फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, अब इस ओरोफैरिंक्स के बाद यहां पर जहां लैरिंक्स है हमारा, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, इस लैरिंक्स के जस्ट पीछे वाला जो छोटा सा स्पेस बच जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम लोग लैरिंगोफैरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंगोफैरिंक्स बोलते हैं। तो यहां पर फैरिंक्स, व्हाट इज फैरिंक्स? फैरिंक्स इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। नेजोफैरिंक्स, नेजोफैरिंक्स क्या है? ये एयर पास कराएगा, नेजल कैविटी किसमें खुलता है? नेजोफैरिंक्स में। उसके बाद ओरोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स कॉमन पैसेज है, कॉमन पाथवे है, किसके लिए? बोथ फॉर एयर एंड वाटर। एंड उसके बाद है लैरिंगोफैरिंक्स। लैरिंगोफैरिंक्स कहाँ पर है? तो ये लैरिंक्स के जस्ट बिहाइंड एक छोटा सा जो स्पेस बचा फैरिंक्स का, वो हमारा लैरिंगोफैरिंक्स हो जाएगा। क्लियर है? यहां से आप लोग समझ गए। तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया? माउथ के बारे में, बकल कैविटी के बारे में, बकल कैविटी में क्या क्या है उसके बारे में। बकल कैविटी किस में खुला? फैरिंक्स में खुला। फैरिंक्स में जो है 3 पार्ट्स है, नेजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स। ठीक है, उसके बाद इस फैरिंक्स के आगे हम चलेंगे तो यहां पर क्या है? एक लंबा सा जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओइसोफैगस। तो ये फैरिंक्स हमारा खुल जाता है किस पार्ट में? ओइसोफैगस में। इसी ओइसोफैगस को जनरली कॉमनली हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके वीडियो में जरूर बताइएगा कि ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। अपना जो डाउट है वो जरूर छोड़िएगा, आपका सॉल्यूशन जरूर कमेंट सेक्शन में बताया जाएगा। तो ओइसोफैगस या फूड पाइप में खुलेगा। अब इस ओइसोफैगस का एक खास तरह का फंक्शन होता है क्योंकि ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, मसल से बने होते हैं, तो इसमें खास तरह का मूवमेंट देखा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक खास तरह का मूवमेंट है। देखो यहाँ पर कि मान के ये आपका क्या है? ये ओइसोफैगस है। तो जैसे ही फूड इसमें पास करेगा, तो अगर फूड यहाँ पर है तो ये दोनों ही जो वाल है ये क्या हो जाएगा? इधर की ओर एक्सटेंड कर जाएगा। अब जैसे ये फूड नीचे आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये जो पोजीशन है ये फिर से क्या होगा? ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे फूड आगे चलेगा ओइसोफैगस में, वैसे वैसे एक खास तरह का मूवमेंट चलता जाएगा, कुछ इस तरह का वेव टाइप का। तो ये जो मूवमेंट है फूड पाइप का, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है और ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये जरूरी है फूड को क्या करने के लिए? आगे भेजने के लिए, स्टोमक की ओर धकेलने के लिए। समझ गए आप? ओइसोफैगस और फूड पाइप क्या है? इसमें खास तरह का मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। समहाउ कुछ इस तरह का मूवमेंट कुछ जो है वो स्टोमक में भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल है। अब ये ओइसोफैगस आगे आपका जो है, अभी देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ बकल कैविटी में मैंने ग्लैंड्स के बारे में बात की कि यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसके द्वारा कुछ एंजाइम्स सेक्रेट किए जाएंगे, जिसे सलाइवा बोलेंगे। आगे हम लोग इसे पढ़ेंगे। ये बकल कैविटी खुलेगा फैरिंक्स में, यहाँ पर कोई भी ग्लैंड्स नहीं है। उसके बाद ये खुल गया ओइसोफैगस में, यहाँ भी कोई भी ग्लैंड्स नहीं है। ठीक है, जहाँ ग्लैंड्स मौजूद हैं एलिमेंट्री कैनाल के जिस पार्ट में, वहाँ पर मैं आपको जरूर डिस्कस करके बताऊँगा। चलिए जुड़े रहिए और देखते रहिए, और हाँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह से एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स जो है यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हम आपको सिखाने आए हैं, पढ़ाने नहीं आए। चलिए ओइसोफैगस के बाद ये जो पार्ट है वो आपका आगे खुल जाता है किसमें? तो स्टोमक में। किसमें खुल जाता है? स्टोमक में खुल जाता है, जिसे हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? स्टोमक। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है? स्टोमक है। स्टोमक क्या है? तो स्टोमक एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। स्टोमक भी एक क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि फूड जैसे ही इस स्टोमक में गिरता है ओइसोफैगस से, तो ये स्टोमक क्योंकि मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो ये कुछ इसमें क्या होगा? एक खास तरह का मूवमेंट होगा इसमें। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट। ठीक है, स्टोमक में जैसे ही फूड आता है तो स्टोमक में फूड जो है वो चर्निंग मूवमेंट के द्वारा अच्छे तरीके से फूड मिक्स हो जाता है स्टोमक में। ठीक है, ये कॉमन सी बात हो गई। स्टोमक जो है ये एक क्या है? आपका एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। क्लियर है? कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, ये एक होलो कहने का मतलब ये खोखला, इसके अंदर ऐसा नहीं कि कुछ पहले से भरा हुआ है, ये एक खोखला है, होलो है, जेस शेपेड है।
आप इसका जब शेप मिलाएंगे तो आपको जे टाइप का, जे शेपेड इसका जो है आपको स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। और बैग लाइक ये स्ट्रक्चर है जिसका लोकेशन कहाँ है, तो डायफ्राम के नीचे। ये आपका क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके नीचे स्टोमिक प्रेजेंट है जो कि जे शेपेड होता है और होलो होता है। फूड का इसमें चर्निंग मूवमेंट होता है, तो फूड अच्छे तरीके से इसमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब देखो कि इस स्टोमिक के पास कुछ खास तरह के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया कि किस लोकेशन पर कौन सा ग्लैंड्स है, उसके बारे में डिस्कशन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर खास तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। यहां पर खास तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है जिसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हम लोग जब डाइजेशन में आएंगे तो वहां अच्छे तरीके से इसके बारे में देखा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये स्टोमिक आगे जाकर कहां पर खुलेगा, तो देखो स्टोमिक यहां खत्म हो गया, यहां से जो है अगला पार्ट शुरू हो गया एलिमेंट्री कैनाल का, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं इसमें। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो हैं ड्यूडेनम, देखना ठीक से देखना और ठीक से इस बात को आपको समझना है बिल्कुल। एक तो आपका ड्यूडेनम हो गया एक पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपका क्या हो गया, जिजनम, और थर्ड पार्ट आपका क्या हो गया, इलियम हो गया, ठीक है। ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम, 3 पार्ट्स इसमें हो गए। यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा आपको, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। चलिए, ड्यूडेनम कौन सा पार्ट है, तो स्टोमिक जहां खत्म हुआ और जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हुआ वो फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट ये ड्यूडेनम है। उसके बाद ये जो ज़्यादा फोल्डिंग टाइप का जो आपको दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो पार्ट जो ज़्यादा क्या हुए हैं, फोल्ड हुए हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिजनम बोलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम, ये आपका ड्यूडेनम पार्ट हो गया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फोल्डिंग पार्ट है ये आपका जिजनम हो गया। और ये आपका लास्ट पार्ट क्या हो गया, इलियम हो गया, ठीक है। ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम। अब एक गौर करने वाली बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये समझने वाली बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोला जाता है। तो देखिए, स्मॉल कहने का मतलब नहीं है कि ये क्या देखा जाता है, तो यहाँ पर लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फोल्डिंग है इसमें। अगर इसको हम सीधे करके इसके लंबाई को नापे तो इसको लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो लेंथ के अनुसार देखें तो इसको स्मॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो लेंथ तो इसकी ज़्यादा है। तो डायमीटर के हिसाब से देखा जाता है, किस हिसाब से, डायमीटर के हिसाब से, है ना। कि यानी कि यहाँ का जो आपका क्या चीज़ है कि ये जो स्पेस है, ठीक है, इसके बीच का जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्पेस आपका, ये स्पेस। तो ये स्पेस यानी डायमीटर जो है वो कम है, इसीलिए इसको हम लोग स्मॉल, कम का मतलब छोटा मतलब स्मॉल, इसीलिए इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर भी जो है कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और इस ग्लैंड से भी कुछ जूस निकलते हैं जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर हो गया बच्चे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन आगे किस पार्ट में खुलेगा, तो आगे ये खुलता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। किसका खुल जाएगा, किस में खुलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा पार्ट है, वो आपका कोलोन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। इसमें भी 3 पार्ट्स हो जाएगा आपका, कोलोन, रेक्टम और आपका ये कोलोन, इलियम, कोलोन, सीकम और रेक्टम, कोलोन, सीकम और रेक्टम, 3 पार्ट्स हो जाएंगे इसमें। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोलोन, सीकम और रेक्टम। तो कोलोन क्या है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कोलोन है, ठीक है। सीकम कहाँ है, तो यहाँ पर जो आप फूला हुआ भाग देख रहे हैं, स्वेलिंग पार्ट देख रहे हैं, ये सीकम है। और इसी सीकम से एक स्ट्रक्चर यहाँ पर निकला हुआ है जिसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं, या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोला जाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा कोलोन हो गया, ये आपका सीकम हो गया, और ये फाइनल पार्ट क्या हो गया, रेक्टम हो गया, जिसमें क्या होता है, रेक्टम किस में खुल जाता है, एनस में खुल जाता है, जो ओपनिंग है, एंड पार्ट है किसका, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का,
ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। देख लीजिए डायमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के केस में, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपको सबसे यहाँ पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इसके द्वारा कुछ जूस सेक्रेट होते हैं। अब इन सब के अलावा भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसके बारे में आपको नहीं बताया गया, अभी इस यहाँ तक डिस्कशन नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एक ग्लैंड्स होता है पेनक्रिया, स्टोमक के आसपास यहाँ पर पेनक्रिया होता है, ये एक ग्लैंड है, ठीक है। इसके बारे में आपको जो जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर बचा हुआ पार्ट ये हो जाएगा। उसके बाद लीवर, ठीक है, लीवर होता है, लीवर भी जो है एक ग्लैंड्स के रूप में काम करता है, इसके द्वारा भी कुछ सेक्रेशंस होते हैं, डाइजेशन में इसका हम लोग देखेंगे। पेनक्रिया के द्वारा पेनक्रिएटिक जूस सेक्रेट होता है, उसमें भी खास तरह के एंजाइम्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ का पूरा आपका जो है एलिमेंट्री कैनाल तो पूरा हो ही गया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में भी देख लिया कि किस जगह कौन सा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है और उसके द्वारा कौन सा सेक्रेशन होता है। अब उस ग्लैंड्स का, उसके सेक्रेशन का रोल क्या है, यानी डाइजेशन किस तरह से होता है अलग अलग पार्ट्स में फूड का, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में आएंगे। और आप लोग भी जरूर आइएगा, वीडियो को पूरा देखकर समझिएगा। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।